अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली आज मुखातिब हूँ 10th क्लास के स्टूडेंट से। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट को बताने वाला हूँ कि आपने हर चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। अगर आपको ये वाली चीज़ें नहीं आती तो आप जल्दी से बुक खोलो और इनको तैयार करना शुरू कर दो। अगर आपको कोई इशू है तो समझने में प्रॉब्लम है तो ये सारी बातें, जितने भी लेक्चर्स आपको अभी बताने लगा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप लोग वहाँ जाके भी स्टडी कर सकते हो। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1, जिसको आप चैप्टर नंबर 9 बोलते हो, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आपने कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से कितने कितने आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और एंड के ऊपर मैं आपको एमसीक्यूज के बारे में भी बताऊंगा कि आपको कौन से वाले एमसीक्यूज आने चाहिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी भी हैं बोर्ड के ऊपर, ताकि अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो मैं इनको देख लूं, और आप लोग भी इनको बहुत से देखते रहिएगा। ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए। सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ चैप्टर नंबर 9 से जी। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। दोनों के अंदर कोई से दो डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। इसी तरीके से बच्चों आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि वो क्या होती है। सेम इसी तरीके से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी डेफिनेशन आनी चाहिए कि वो क्या होती है। और आपको डिफरेंट रिएक्शंस दिए जाते हैं, जिनमें 3 रिएक्शंस मोस्टली कॉमन है बच्चों। एक जिसमें H2I2 के साथ रिएक्ट करके 2HI बना रहा होता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है, और इसी तरीके से PCl3Cl2 के साथ रिएक्ट करके PCl5 बना रहा होता है। ये मोस्टली 3 रिएक्शंस आपके एग्जाम में आए होते हैं कि जी ये रिएक्शन है। आप ना हमें इनका 2 तरीकों से क्वेश्चन शॉर्ट पूछा होता है। मोस्टली ये पूछा होता है कि जी आप इस रिएक्शन के केसी के यूनिट्स निकाल के दें हमें कि केसी के यूनिट्स क्या हैं इसके। नंबर 2, आपको ये भी कहा जाता है कि ये एक रिएक्शन आपको दिया गया है, इसका केसी का एक्सप्रेशन लिख के दो। लाइक सपोज करें आपको अमोनिया की फॉर्मेशन का रिएक्शन दिया जाता है। आप N2 प्लस H2 और एरो प्रोडक्ट में आप अमोनिया बनाते हो, फिर आप बैलेंस भी करते हो। आप जानते हो केसी जो होती है वो एक्सप्रेशन होता है कि किस चीज का, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रखना होता है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करना होता है, नीचे। और इस तरीके से आप उसको अरेंज करके केसी का एक्सप्रेशन लेके दे देते हो। मींस या तो वो केसी के यूनिट्स पूछेगा आपसे या फिर केसी का आपसे एक्सप्रेशन पूछेगा कि कैसे लिखते हैं। इसके बाद हैं कुछ यहाँ पे मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्टली ये आपके एक्सरसाइज से है क्वेश्चन कि जी ये बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों स्टॉप नहीं होते। व्हाई रिवर्सिबल कैन नेवर बी स्टॉप, या व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीट। इसी तरीके से कभी कभार अगर ये क्वेश्चन ना आए तो एक और क्वेश्चन होता है जी कि हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी अचीवेबल आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। आप जानते हो ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको आप अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करो या आप उसे रिवर्स डायरेक्शन से स्टार्ट करो, मींस रिएक्टेंट साइड से चलो या प्रोडक्ट साइड से चलो, दोनों केसेस में आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं चैप्टर 9 से। मैं इसी चैप्टर के कुछ लॉन्ग आपको बताऊंगा, लेकिन वो लॉन्ग भी हैं और उन्हीं में से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पॉसिबल 3 लॉन्ग हैं, लेकिन उन तीनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग जो है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। दूसरा लॉन्ग होता है बच्चों आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, और तीसरा होता है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। चौथा भी जो अच्छे बच्चे होते हैं
एक और क्वेश्चन होता है जी रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करो और रिवर्सिबल रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हमें बताओ। वो 3-4 पॉइंट्स आपको पता है आपने लिखने होते हैं। अब इन लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बहुत सारे शॉर्ट्स बनते हैं, जैसे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में 3 पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 स्टेट या डिफाइन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बच्चों। नंबर 2 एक्टिव मैसेज क्या होते हैं जी, और नंबर 3 एक्टिव मैसेज और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। इसी तरह आपके पास जो मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बताई हैं, वो भी सम टाइम कोई सी 2 आपसे शॉर्ट पूछी जाती हैं तो उनको भी आप याद कर सकते हो। सेम इसी तरीके से जो मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किया है दी इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, इसके अंदर भी आपको पता है 3 केसेस हैं आपके पास। वो तीनों केसेस एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी। नंबर 1 अगर QC छोटी है KC से तो कौन सी रिएक्शन की डायरेक्शन होगी, अगर QC आपके पास बड़ी है KC से तब कौन सी डायरेक्शन है, और अगर QC इक्वल टू है KC के तब क्या होगा। या इसी तरीके से अगर आपके पास KC की वैल्यू बड़ी है तो कौन से रिएक्शन की डायरेक्शन होगी, और अगर आपके पास KC की वैल्यू छोटी है तब रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, या वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, या उसको कितना टाइम हो चुका है, और अगर KC की वैल्यू ना बड़ी है ना छोटी तो तब क्या होगा। तो इस तरीके से ये सारे वो केसेस हैं जो आपको जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो उसमें आपको आने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ स्पेशली उन लोगों से जो मुझे वो देख रहे हैं बच्चे जो चाहते हैं यार मास्टर साहब किसी तरीके से कोई ऐसी बातें बताएं, किन चक्करों में पड़ गए आप, कोई ऐसी चीज बताएं जिससे हम पास हो जाएं। पास होने के लिए इस चैप्टर में सिर्फ आपने डेफिनेशंस करनी है, किसी किस्म का कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक लाजमी करना है इस चैप्टर का, उसका नाम है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। बाकी सिर्फ आप डेफिनेशंस कर लें, कोई आपको टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की जरूरत है अगर आप पास होना चाहते हैं। नंबर 2 चैप्टर 2 के ऊपर आते हैं जी। चैप्टर 2 हमारा बड़ा लेंथी सा है जी। चैप्टर 2 जिसे आप चैप्टर 10 भी कहते हो, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और इसमें भी बहुत ही आसान से क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये वाले क्वेश्चन आपको लाजमी आने चाहिए, अगर नहीं आते तो रेडी करो जल्दी से, अभी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है वो जो आपके चैप्टर स्टार्ट होता है, शुरू में एक बॉक्स बना हुआ है और कहता है जी एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ। तो आपको कम से कम 2 एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। इसी के अंदर बच्चों आपके पास आप जानते हो ना एसिड बेस को चेक करने के लिए हम एक फिजिकल टेस्ट करते हैं जिसे हम लिटमस पेपर बोलते हैं। लिटमस पेपर की मदद से हम एसिड और बेस को चेक कर सकते हैं। अगर लिटमस पेपर का कलर बच्चों रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है तो आपका सोल्यूशन बेसिक होता है, अगर ब्लू से रेड हो जाता है तो वो आपके पास एसिडिक सोल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से इसका भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कौन से टेस्ट है जिसको हम यूज करके एसिड और बेसिक सोल्यूशन की प्रेजेंस को चेक करते हैं। फिजिकल टेस्ट का नेम बताओ। तो उस टेस्ट का नाम है लिटमस पेपर टेस्ट। हम इसको यूज करके एसिड बेस के बारे में बता सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी हमें एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बता दो कोई सी दो, या फिर बेस की, जिसको आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हो। बच्चों आप जानते हो कि एसिड, अब इसमें हमें सबसे पहले 2 नेम बता सकते हो और फिर उनको नीचे रिएक्शंस की शक्ल में लेके भी दिखाओगे। लाइक सपोज करो आप एसिड की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हो जी, तो उसमें आप हेडिंग लगाओगे सबसे पहले रिएक्शन विद बेस, फिर आप नीचे थोड़ा सा रिएक्शन करके दिखाओगे और बताओगे भैया इस रिएक्शन में क्या हुआ है, किस तरीके से एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, नीचे रिएक्शन करके दिखाना है। सेम इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी लिख दोगे रिएक्शन विद मेटल, के एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 चीजें बनाते हैं, एक साल्ट और एक हाइड्रोजन गैस। तो ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद है जी
सेम इसी तरीके से आपको यूजेस भी आने चाहिए। आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि जी आप एसिड के यूजेस बताओ, बेस के यूजेस बताओ, कोई से दो। अच्छा समटाइम तो वो आपके साथ अगर बड़ा लीनियर चल रहा है, आपको बस याशियां करवाई जा रहा है, तो फिर वो आपको मेंशन नहीं करता कि आपको बोल देता है किसी भी एसिड के आप यूज बता दो और किसी भी बेस के यूज बता दो। लेकिन अगर आपके साथ वो लीनियर नहीं चलना चाहता तो फिर वो आपको मेंशन करता है, कहता है H2SO4 एसिड है, इसके दो यूज बताओ। फिर आपके लिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से आपको कहेगा बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके कोई से दो यूज बताओ, फिर आपको इशू होगा। अदरवाइज अगर पेपर इजी हो तो आपको मेंशन नहीं करता, फिर आपकी मर्जी होती है कोई भी कहानी सुना लो। इसके बाद है जी आपके पास आप जानते हो ना, आपके पास बेसिकली इस चैप्टर में तीन कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड और बेस के जी, आर्हीनियस और ब्रोंस्टेल-डोरी, और इसके अलावा लेविस कॉन्सेप्ट है जो एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करता है। अगर इसमें मैं आर्हीनियस की बात करूँ, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई एक पेपर में पूछा होता है। मोस्टली जो है वो या तो ब्रोंस्टेल-डोरी पूछा होता है या फिर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पूछा होता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए अभी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये लॉन्ग नहीं आप कर रहे कोई इशू नहीं है, आपको शॉर्ट करने पड़ने हैं, इसमें से शॉर्ट आने हैं। आर्हीनियस में से आपको दो शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखने हैं। एक तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और एसिड क्या है, और मींस आर्हीनियस एसिड को कैसे डिफाइन करता है और आर्हीनियस बेस को कैसे डिफाइन करता है। और शॉर्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के, उसकी खामियां क्या थी आर्हीनियस की। इसके बाद अगर हम चलें दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ब्रोंस्टेल-डोरी की तरफ, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एसिड की क्या है और बेस की क्या है ब्रोंस्टेल-डोरी के अकॉर्डिंग। नंबर 2 आपको उसके अंदर जो बच्चों कॉन्जुगेट एसिड का बताया गया है कि वो क्या होता है, और कॉन्जुगेट बेस का बताया गया है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आपको वो आने चाहिए। इसी तरीके से वो उसी के अंदर बच्चों आपको एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस की भी बात करता है, एम्फोटेरिक कंपाउंड की भी बात करता है, तो वो भी आपको आने चाहिए। और आपसे जब ये एम्फोटेरिक के बारे में पूछता है बच्चों, तो वो आपको बताता भी है कि भाई एम्फोटेरिक को डिफाइन करो, और नीचे आप एग्जाम्पल भी लिखोगे। लाइक अगर आप ये कहते हो मुझे कि भाई वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, मीन ये एसिड के तौर पे भी बिहेव करता है और बेस के तौर पे भी बिहेव करता है, आपने मुझे ये वाली बात नीचे रिएक्शन की शक्ल में बतानी है। एक रिएक्शन लिखना है जिसमें एसिड जो है वो वाटर हो, दूसरा रिएक्शन लिखना है जिसमें वाटर बेस भी हो। तो इस तरीके से आप मुझे बताओगे तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स आपको ये जो लॉन्ग मैंने बताया है ब्रोंस्टेल-डोरी, इसमें उसकी डेफिनेशन, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, इसी तरीके से एम्फोटेरिक जो सब्सटेंस है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो फिर आपको ये चैप्टर जो आता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि लेविस कॉन्सेप्ट की, एसिड बेस के डेफिनेशन आनी चाहिए। लेविस कॉन्सेप्ट में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी ये बताओ कि जो BF3 होता है ये लेविस एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करता है। याद रहे लेविस एसिड के अकॉर्डिंग, लेविस के मुताबिक, या कुछ लोग इसको लिविस भी कहते हैं तो प्लीज डोंट माइंड, मैं इसको लेविस कहता हूँ। तो लेविस के मुताबिक बच्चों हर वो सब्सटेंस एसिड है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो BF3 है बच्चों, इसमें जो बोरान होता है, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 5। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो दूसरा और आखिरी शेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने फ्लोरीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड बना लेता है और BF3 बन जाता है। और जब BF3 में बोरान की अगर हम बात करें कि इसके पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। और आप जानते हो, आपने 9th में ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि हर सब्सटेंस चाहता है कि मेरे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो BF3 में बोरान हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए BF3 अकॉर्डिंग टू लेविस हम इसको क्या बोलते हैं कि एसिड, या इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा जी।
इसके बाद है जी पीएच स्केल, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। ये एसिड बेस के कॉन्सेप्ट ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं। पीएच स्केल आपके पास लॉन्ग में है। अच्छा, अगर पीएच स्केल की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो शॉर्ट पूछे जा सकते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल आपके पास क्या होता है जी, इसके बाद ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है बच्चों। इसके बाद जो आपके पास पीएच है उसके यूजेस आपने बताने होते हैं। और इसके बाद आपके पास है जी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट आ जाता है कि जी इंडिकेटर आपके पास क्या है। इंडिकेटर में आपको इंडिकेटर अच्छा कभी कभार जो अच्छे बच्चे हैं वो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये लॉन्ग में भी कभी कभार आया होता है। और क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि जी इंडिकेटर क्या होता है और जो है पीएच आप सोल्यूशन आप कैसे मुहैया कर सकते हो। तो आपने इंडिकेटर का पहले थोड़ा सा बताना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो डिफरेंट पीएच के ऊपर डिफरेंट आपको सॉल्यूशंस के कलर मिलते हैं। और बाकी आप जो है ना, इसके बाद आप जानते हो कि आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स के इंडिकेटर की एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती हैं, जिसमें मिथाइल ऑरेंज होता है कि इसके अलावा आपके पास फेनोक्सालिन इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग। और आपको पीएच मेजर करने के जो इंडिकेटर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया जाता है आपकी बुक में, और एक पीएच स्केल आपके एक पीएच मीटर आपके पास होता है, वो हम यूज करके सॉल्यूशन की पीएच मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। मैं लास्ट टॉपिक पे चला गया हूँ जिसका नाम है जी साल्ट्स। अच्छा, इसके साल्ट्स के अंदर आपके पास कुछ सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम बात करें साल्ट की, तो आपको डेफिनेशन साल्ट की आनी चाहिए। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन पे मैं अभी बात कर रहा हूँ साल्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए जी आपको। दो कम से कम साल्ट की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। इसी तरीके से आपको सॉल्युबल साल्ट्स और इनसॉल्युबल साल्ट्स को बनाने का आपको कम से कम आपकी बुक में इनसॉल्युबल बनाने का सिर्फ एक मेथड दिया है, तो आप वो याद कर लो। और जो सॉल्युबल साल्ट्स है उसको बनाने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, तो आप उनको भी याद कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो तरीके से ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी डिफाइन साल्ट्स एंड write down the characteristics of या write down the properties of salt। नंबर 2 आपको कहेगा कि जी आप लोग soluble salts को प्रिपेयर करने के कोई से 4 या 3 या मोस्टली 4 कहेगा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 4 प्रिपरेशन मेथड आपको बोलेगा कि जी आप 4 मेथड ये के जरिए हमें साल्ट्स बना के दे दो। तो ये इस तरीके से आपने इनको तैयार करना है। तो इंशाल्लाह फिर ये वाले जो 2 चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, ये इनमें से फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। याद रहे बच्चों, आज की हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपने इसको एंड तक देखना है ताकि आपको कोई क्वेश्चन मिस ना हो। आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो है वो लिखते जाइएगा, ताकि आपको बाद में जब आप तैयार करने बैठो तो आपको कोई इशू ना हो। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आती, तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल पे जाके इन सारे लेक्चर्स को सुन सकते हो। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर होता है, आप उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हो, कोई भी आपको इशू है तो। अब हम बात करते हैं जी चैप्टर नंबर 11 का नाम है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हमारे पास टोटल जो है वो ये 5 टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले है जी फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और नंबर 2, 4 तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज को लिखते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, एक हमारे पास कंडेंस फार्मूला है जी, और एक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। बच्चों इन चारों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और कम से कम एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना आनी चाहिए। इसके बाद इसी के अंदर बच्चों आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, जिसमें पहले 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन से लेके डिकेन तक इन 10 कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले भी लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर फार्मूले, डॉट एंड क्रॉस फार्मूले और कंडेंस फार्मूले लिखे हुए हैं।
तो वो भी आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि वो भी सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे होते हैं, स्पेशली उनका जो कंडेंस फार्मूला है और जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है वो तो आपको मस्ट आना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास जी टॉपिक दूसरा सेकंड है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले आपको ओपन चेन की डेफिनेशन आनी चाहिए, इसी तरीके से क्लोज चेन की डेफिनेशन आनी चाहिए। बच्चों ओपन चेन में दो चेनें होती हैं, एक स्ट्रेट चेन होती है और एक ब्रांच चेन होती है। अगर वो भी डेफिनेशन आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है उनको। अगर हम बात करें क्लोज चेन की, क्लोज चेन में दो टाइप्स होती हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की करते हो तो ठीक है, अदरवाइज हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन आपको मस्ट आनी चाहिए और उसकी कम से कम दो एग्जाम्पल भी, जैसे एक पैरिडीन है और एक थायोफीन है, इसी तरीके से पायरोल भी होती है, तो ये एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए हेट्रोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक में एक और टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, वो डेफिनेशन भी आपको मस्ट आनी चाहिए। मींस क्लासिफिकेशन में दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स और एक है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद बच्चों आपके पास जो टॉपिक है जी वो है होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको आती है बच्चों। इसके अलावा होमोलोगस सीरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में दी हुई हैं वो आपको आनी चाहिए कम से कम दो, क्योंकि आप जानते हो कि इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद है जी अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद अल्काइल रेडिकल बनता कैसे है आपको ये पता होना चाहिए। और लास्ट पे आपकी बुक में बच्चों जो एग्जाम्पल दी गई है, स्पेशली जो ब्यूटेन की एग्जाम्पल दी गई है, आपको एग्जामिनर बोलता है कि ब्यूटेन के रेडिकल बनाओ, तो आपको वो भी बनाने आने चाहिए कि किस तरीके से आप एन ब्यूटाइल बनाते हो और इसी तरीके से आइसोब्यूटाइल भी बनाते हो। लास्ट आपका जो इस चैप्टर का टॉपिक है बच्चों वो होता है फंक्शनल ग्रुप। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए कि फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, और नंबर 2 आपकी बुक में जो फंक्शन ग्रुप डिफरेंट दिए गए हैं, जैसे एल्डिहाइड का दिया गया है, ईथर का दिया गया है, एस्टर का दिया गया है, इसी तरीके से अल्कोहल का दिया गया है, इसी तरीके से अमाइनो ग्रुप अमाइड क्लास दी गई है। ये जो डिफरेंट टाइप्स के आपको फंक्शन ग्रुप दिए गए हैं बच्चों आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपने उन सभी को याद कर लेना है। उसमें मोस्टली जो एक अल्कोहल का होता है, इसी तरीके से कार्बोक्सिल का होता है, एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का होता है, एस्टर का होता है, वो आपको आने चाहिए। अच्छा, समटाइम इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा होता है कि कोई दो फंक्शन ग्रुप के नाम लिखो जिनके अंदर ये 3 एटम्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कोई ऐसे दो फंक्शन ग्रुप लिखो जिनमें ये 3 एटम मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं, चैप्टर नंबर हमारा है जी 12, जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि रिएक्शंस हैं सारे। अगर आपको ये चैप्टर मुश्किल लगता है और आप अच्छे बच्चे भी हो तो फिर आप लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जब आप आगे एफएससी में आओगे और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ ऐसे 6 से 7 चैप्टर मौजूद हैं, तो वहाँ आप परेशान हो जाओगे। इसलिए लाजमी है कि इस चैप्टर को अच्छे से करके आओ। चलें जी, इसके अंदर सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आनी चाहिए बच्चों कि क्या होती है। फिर हाइड्रोकार्बन्स की 2 टाइप्स बताई हैं, सैचुरेटेड की डेफिनेशन, अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन, और इनकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। अब आते हैं आपके पास अल्केन स्टार्ट हो जाती है। इस चैप्टर में 3 चीजें हैं, एक अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। अल्केन के अंदर सबसे पहले आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन एक पूछा होता है कि व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। एमसीक्यूज भी होता है कि पैराफिन्स किसे कहते हैं, तो बच्चों अल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन। आप जानते हो इसलिए कहते हैं अल्केन्स को क्योंकि पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिव। अल्केन चूंकि लेस रिएक्टिव होती हैं इसलिए हम लोग इनको पैराफिन्स कहते हैं। नंबर 2 बच्चों अल्केन्स बनाना आपको आना चाहिए कोई एक मेथड से। लाइक सपोज करें यहाँ मैंने 2 मेथड्स मेंशन किए हुए हैं जी, एक है हाइड्रोजिनेशन और आपको अगेन
डेफिनेशन भी पूछी होगी कि डिफाइन हाइड्रोजनेशन विद एग्जांपल, तो आपको हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन आती हो एग्जांपल के साथ। सेम रिडक्शन की डेफिनेशन भी आती हो और आपको उसकी एग्जांपल भी आती हो कि किस तरीके से हम अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके उसकी रिडक्शन करके उसको अल्केन में चेंज कर देते हैं। और नंबर 2 अल्केन की अगर हम बात करें तो इसके रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम अल्केन्स को लेस रिएक्टिव कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों कहते हैं। अब अल्केन्स के आपकी बुक में 2 तरह के रिएक्शंस मेंशन है बच्चों, एक है हैलोजिनेशन और एक होता है कंबस्टन। आपको हैलोजिनेशन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, और जो नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस पे हो रहा है फास्ट रिएक्शन, और एक होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस पे जिस पे एंड पे आपको CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है, तो वो रिएक्शंस भी आपको आने चाहिए। इसके बाद है जी आपके पास इनके सोर्सेज कम से कम आपको 2 आने चाहिए। ये अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एंड पे आपको लॉन्ग भी बताऊंगा कि कैसे पूछा जा सकता है। सोर्सेज आपको कम से कम 2 आने चाहिए अल्केन के, कहाँ से हासिल कर सकते हो। सेम अल्केन के आपको कोई से 2 यूजेस भी आने चाहिए कि अल्केन कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स में भी आपसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, बताओ अल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स क्यों कहते हैं। तो याद रखना जो स्मॉलर अल्कीन्स होते हैं, छोटे वाले अल्कीन्स मीन इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, ये हैलोजन्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए ऑयली प्रोडक्ट्स बनाने की वजह से बच्चों अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा होता है। इसके बाद अल्कीन्स के अंदर आपको प्रिपरेशन के मेथड आने चाहिए। इसमें 2 मेथड दिए हुए हैं आपकी बुक में, एक है हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाइड्रेशन आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, एग्जाम्पल भी कि हाइड्रेशन क्या होती है जी। इसके बाद है आपके पास दूसरा मेथड, वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सेम आपको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। याद रखना डी का मतलब होता है रिमूवल, डीहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की रिमूवल, और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है कि आपने हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और हैलोजन भी रिमूव करना है। मींस आपके पास एक अल्काइल हैलाइड होता है, उसमें से हम हाइड्रोजन भी रिमूव करते हैं और हैलोजन भी रिमूव करते हैं। यहाँ एक बात आपको एमसीक्यूज बताऊं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कभी भी आपको करनी हो तो उसके लिए हम अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अकेली कभी भी आपको बच्चों डी हैलोजिनेशन करनी हो तो उस वक्त हम लोग जिंक मेटल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब याद रखना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होती है तो उस वक्त जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका नाम H2SO4 होता है। तो ये मैंने 3 MCQs भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं जी। इसके बाद है जी, अगर हम लोग अल्कीन के रिएक्शन की बात करें तो अल्कीन बच्चों वावा रिएक्टिव माना जाता है। मींस इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो अल्कीन होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए बताओ व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, क्वेश्चन भी पूछा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि जी अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। मजीद इसकी डिटेल आप लोग जो है वो सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे, तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता। तो आप लोग याद रखना अल्कीन्स बहुत रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन। और इसके बाद इसके जो रिएक्शंस हैं बच्चों, अगेन वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक तो हाइड्रोजिनेशन है जी, वो ऑलरेडी आप जानते हो। एक है हैलोजिनेशन, क्या होती है ये जो हैलोजिनेशन है ना, यहाँ इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन लेते हैं, उसमें हम हैलोजन ऐड करते हैं। और बच्चों जो हम लोग हैलोजन ऐड करते हैं वो Br2 है। और ये जो रिएक्शन किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो हम कहते हैं जी जब हम लोग अल्कीन या अल्काइन की हम हैलोजिनेशन करते हैं, उसमें Br2 ऐड करते हैं, तो उसमें जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और उसका जो ब्रोमीन वाटर का जो सोल्यूशन का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन बच्चों, वो कलरलेस हो जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन मौजूद थी, मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था। तो ये क्वेश्चन यूं भी पूछा होता है कि हाउ द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी चेक्ड। तो अगर आपको कभी किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन देखनी हो
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस देखनी हो तो उसके लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं उसका नाम ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। एक और टेस्ट भी है, वो अभी आपको नेक्स्ट चल के मैं बताऊंगा। वो है जी आपके पास अभी है जी हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है बच्चों। तो आप कहोगे कि जब हम लोग हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड कर देते हैं इसे हम लोग हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। इसके बाद एक रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन है जी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा होता है, दो तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो जब हम लोग सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं ये वाला रिएक्शंस, तो इसको हम लोग बायर्स टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट भी यूज किया जाता है बच्चों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए कि जो आपके पास अल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, और जो अल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन होता है बच्चों वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और उसका जो कलर है KMnO4 सोल्यूशन का पिंक कलर बच्चों वो भी कलरलेस हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड था ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। और जब हम लोग MCQs याद रखिएगा बच्चों, अगर आप लोग इथीन की ऑक्सीडेशन करते हो विद KMnO4 तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है उसे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। और एक और MCQs बच्चों याद रखना, इसी इथाइलिन ग्लाइकोल को हम यूज करते हैं एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे और गाड़ियों के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम लोग बात करें अल्काइन की, तो अल्काइन के सेम आपने जब यूजेस पढ़ने हैं तो अल्कीन के भी दो यूज आपने याद कर लेने हैं और उसके सोर्सेज भी दो आपने कर लेने हैं। अब है अल्काइन की बारी। तो अल्काइन में अगेन आपको इसको प्रिपेयर करने के मेथड पता होने चाहिए कि अल्काइन को कैसे बनाते हैं। एक अल्काइन के प्रिपरेशन की बात करें तो इसके भी दो मेथड हैं। एक इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है विसिनल डाइहाइलाइड की, और इसके अलावा डीहेलोजिनेशन भी हम करके हम लोग बना सकते हैं। मींस आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है डीहेलोजिनेशन क्या होती है और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो शॉर्ट में आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो। अगेन इसके अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें तो इसके रिएक्शन बच्चों आपके पास एक हेलोजिनेशन है। अगेन वही ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात कर लो, आप उसी को भी बोल सकते हो। सिर्फ फर्क ये होगा कि इस बार Br2 जो है वो आपने एक नहीं ऐड करना बल्कि दो Br2, पहले Br2 ऐड करना है, एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर Br2 ऐड करोगे एक और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और वो सारा कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर ऑक्सीडेशन अगेन KMnO4 के सोल्यूशन के साथ इसकी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन याद रहे इस बार हम इथाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं। और ये भी MCQs है कि जब हम इथाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों तो हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है याद रखिएगा। जबकि हम अगर इथीन की करें तो हमें ग्लाइकोल मिलता है जिसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड से पहले हमें ग्लाइऑक्सल भी मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनता है, तो आपने इथाइन की अगर KMnO4 के सोल्यूशन के साथ बच्चों ऑक्सीडेशन करवा दो तो आपके पास जो है वो ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। और इसको भी आप लोग बायर्स टेस्ट बोल सकते हो टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर मैं इसी चैप्टर के बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लॉन्ग के अंदर आपके पास है जी एक तो तीनों अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के आपके पास प्रिपरेशन के मेथड कहेगा दो लिख दो, या कहेगा रिएक्शन, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि रिएक्शंस के ऊपर है, ज्यादातर इसके प्रिपरेशन पे बात करेगा, या फिर आपसे बच्चों इसमें सोर्सेज के ऊपर बात करेगा और अल्केन के सोर्सेज पूछ सकता है। इसी तरीके से यूजेस पे भी बात कर लेता है, और अगर यूजेस पे बात करें तो मोस्टली जो एसिटाइलिन के यूजेस होते हैं बच्चों अल्काइन के, उनके ऊपर बात करता है और वो लॉन्ग में आपसे पूछ लेता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारा चैप्टर नंबर है 13 जो कि है बायोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए बच्चों। इसके बाद नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स की आपको बच्चों डेफिनेशन आनी चाहिए, और जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों हम लोग बनाते हैं जिसका नाम ग्लूकोज है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो वो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आना चाहिए। आपसे पूछेगा कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस या
राइट डाउन द इक्वेशन इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस। तो आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल है, जो कि ग्लूकोज है, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के वेपर्स को क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे जो है वो सनलाइट की मौजूदगी पे हम प्रिपेयर करते हैं जी। हम नहीं बनाते, प्लांट्स बनाते हैं। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स की बच्चों 3 क्लासेस हैं, उनके नाम आपको आने चाहिए। एक आपके पास है मोनोसैकेराइड्स, और आपके पास है ओलिगोसैकेराइड्स, और आपके पास होता है जी पॉलीसैकेराइड्स। आपको मोनोसैकेराइड्स की बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद मोनोसैकेराइड्स की कोई सी 2 से 3 खसूसियात आनी चाहिए, स्पेशली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। और बच्चों मोनोसैकेराइड्स के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। बच्चों इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपको डिफरेंस आने चाहिए कम से कम 2। और इन्हीं ग्लूकोज को हम लोग एल्डो शुगर भी कहते हैं और कीटो शुगर भी कहते हैं फ्रक्टोज को। तो कभी कभार तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस पूछता है, कभी कभार वो एल्डो शुगर और कीटो शुगर में फर्क पूछता है। नंबर 2 बच्चों इसके अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी, तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, वो भी पूछा होता है। तो इसके बाद बच्चों ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो अगेन आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और उसकी कोई सी 2 से 3 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अगेन पॉलीसैकेराइड्स है, उसकी भी आपको जो है वो डेफिनेशन आती हो और 2 से 3 उसकी भी प्रॉपर्टीज बच्चों आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें जी कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारे पास प्रोटीन्स आता है। तो बच्चों प्रोटीन्स की भी आपको डेफिनेशन आती हो और प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं जी। इसके बाद है बच्चों अमाइनो एसिड्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और जो आपकी बुक में उसका जर्नल फार्मूला लिखा हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो बनाना भी आना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर जो है। इसके बाद बच्चों अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बेसिकली ये आपस में जब मिलते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग प्रोटीन्स बोलते हैं। और हर 2 अमाइनो एसिड जो है वो आपस में एक जुड़े होते हैं एक बॉन्ड की मदद से, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। इसके बाद बच्चों आपके पास लिपिड्स आता है। अगेन आपको लिपिड्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, मींस व्हाट आर लिपिड्स। इसके बाद उसके अंदर 2 चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए, एक है उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है बच्चों, जिसे हम लोग ट्राइग्लाइसराइड्स का भी स्ट्रक्चर जर्नल फार्मूला बोलते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। और एक उसके अंदर ऑयल्स और फैट्स के अंदर बच्चों डिफरेंस होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड पे आपके पास इस चैप्टर में है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की आपको डेफिनेशन बच्चों आती हो और आपकी बुक में 2 फैटी एसिड्स के नेम लिखे हुए हैं, एक का नाम है पल्मिटिक एसिड और एक का नाम है स्टीरिक एसिड। ये इस दफ़ा सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछे हुए थे कि जी 2 फैटी एसिड्स के नेम लिखो, उनका नाम भी लिखना था और उनका आगे फार्मूला भी लिखना था। तो आपको इसका नाम भी आता हो और इनका जो आगे फार्मूला है वो भी आता हो। फिर ये जो हमारे पास 13 है बायोकेमिस्ट्री का, इसके अंदर लॉन्ग में आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि जी मोनोसैकेराइड्स पे नोट लिखो, या आपसे ये पूछा जा सकता है ओलिगोसैकेराइड्स पे नोट लिखो, या आपको ये कहा जाता है जी कि जो आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या होते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे कैसे एक्ट करते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि व्हाट आर प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के बाद आपको ये भी पूछेगा कि हाउ अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो मोस्टली ऐसे सवाल पूछा जाएगा, तो जो कि बहुत ही आसान होगा। ये चैप्टर वैसे भी बहुत इजी है। चैप्टर 14 पे हम वापस आते हैं जी। चैप्टर 14 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से नहीं आता, ऑलमोस्ट अगर आए तो सिर्फ एक लॉन्ग आप कर लें, जो कि मोस्टली अगर कभी एग्जामिनर दे भी देता है तो या तो एसिड रेन के ऊपर बात करता है या जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन है उसके ऊपर बात करता है, अदरवाइज नहीं। हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके नाम बताओ।
या एटमॉस्फेयर के जो 4 रीजन्स होते हैं या 4 लेयर्स होती हैं उनके नाम बताओ, तो वो आपको आते होते हैं कौन से हैं जी। इसके बाद उसी लेयर्स में जो ट्रोपोस्फेयर होती है बच्चों, आपसे पूछेगा कि बताओ उसके जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मींस उसके अंदर मौजूद जो मेन पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस होती हैं, वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ ये जो हमारी जमीन है इसका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कैसे है। आप जानते हो ये जो गैसेस होती हैं ये सूरज से आने वाले रेडिएशंस को ऑब्जर्व करती है। इन गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेनली पाई जाती है, जिसने हमारी इस जमीन का, इस अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद है जी आपसे पूछेगा कि जी जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, जो कि एटमॉस्फेयर की लेयर है, उसका जो अपर रीजन होता है, बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर आप जानते हो 3 रीजन्स पे मुश्तमिल होती है, अपर, मिडिल और लोअर। वो पूछेगा बताओ जो अपर वाला रीजन है उसका टेम्परेचर हाई क्यों होता है। आप लोगों ने एक बार याद रखनी है बच्चों, आपकी बुक में इन चारों लेयर्स के बारे में एक टेबल बना हुआ है, जो कि हर लेयर का डिस्टेंस भी बताया गया है और हर लेयर का जो टेम्परेचर है वो भी बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि यहाँ टेम्परेचर ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो वो जो आपकी बातें हैं वो आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि वो शॉर्ट में भी आ सकती हैं, एमसीक्यूज में भी पूछी हो सकती हैं। इसके बाद है जी बच्चों आपके पास पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं, इन दोनों है। इसके बाद अगेन आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में क्या फर्क होता है। इनकी जो एग्जांपल है बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में लाजमी एक आई होती है, बताओ कि इसमें से कौन सा प्राइमरी या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है या नहीं है, तो उनको अच्छे से याद रखना है आपने। इसके बाद हम कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करें तो वो 2 आपकी बुक में मेंशन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो आपसे पूछेगा कि बताओ इनके जो सोर्सेज है ये आपको कहां से मिलते हैं, तो 2 सोर्सेज आपको आने चाहिए। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस की, ग्रीन हाउस इफेक्ट की आपसे पूछेगा डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। इसी तरीके से आपके पास ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। नंबर इसके बाद है जी CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। आप जानते हो बेसिकली CO2 गैस नॉट अ टॉक्सिक गैस, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ये सूरज से आने वाली रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, हमारे यहाँ गर्मियाँ रहती हैं। याद रहे अगर ये CO2 गैस ना होती तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता और हर तरफ ठंडी ठंड होती। अब जब इसकी अमाउंट, इसकी कंसंट्रेशन बच्चों इस एटमॉस्फेयर में एक लिमिट से बढ़ जाती है तो ये बहुत ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इवन के जो जमीन से निकलने वाली रेडिएशन होती हैं वो भी नहीं जा पाती, वो भी जमीन से इस लेयर से गैसेस से टकरा के वो भी वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट की काजेज आनी चाहिए बच्चों, इनके इफेक्ट्स भी आने चाहिए। सेम ग्लोबल वार्मिंग की काजेज भी पता हूं और इसके इफेक्ट्स भी आपको आते हूं बच्चों। इसके बाद है जी एसिड रेन। अगेन आपको एसिड रेन का पता होना चाहिए। नॉर्मल जो रेन होती है उसकी पीएच पता होनी चाहिए, उसमें कौन सी गैस मौजूद होती है या उसमें कौन सा एसिड होता है। सेम बच्चों एसिड रेन के अंदर कौन कौन से एसिड मौजूद होते हैं, जैसे H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, और आपके पास कार्बोनिक एसिड भी होता है H2CO3, वो नॉर्मली रेन में भी मौजूद होता है। तो आपको एसिड रेन की भी पीएच पता होना चाहिए और नॉर्मल रेन की भी पता होनी चाहिए। सेम आपको एसिड रेन के कॉजेज भी पता हूँ और इसके इफेक्ट्स भी पता हूँ, और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, वो अलग-अलग भी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ओजोन है। ओजोन पूरा एक टॉपिक है बच्चों, इसमें आपको ओजोन का पता होना चाहिए कि क्या होती है। इसके अलावा ओजोन लेयर क्या होती है और ओजोन होल क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ
क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। एक और नंबर 2 बच्चों, ये जो ओजोन है, ये जो ओजोन डिप्लीशन है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होगा। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जी। तो बच्चों हम लोग 15वें चैप्टर में बात करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे लॉन्ग में भी पूछा हो सकता है कि जो वाटर होता है वो एज ए सॉल्वेंट के तौर पे कैसे यूज़ किया जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा होता है बच्चों कि हाउ वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप जानते हो बहुत सारे ऑलमोस्ट जितने भी सब्सटेंस होते हैं वाटर उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। उसकी 2 वजूहात होती हैं, एक उसकी पोलर नेचर और एक उसके अंदर मौजूद होती हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताओ ग्लूकोज हो गया या अल्कोहल हो गई, ये हमारे पास या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्यों? तो ये बच्चों याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में ये लोग भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। हालांकि ये नॉन पोलर होते हैं और अकॉर्डिंग टू लाइक डिज़ोल्व लाइक इनको वाटर में डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास वाटर है, वो हमारे पास 2 तरह का होता है। आप जानते हो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, दोनों की आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। इसके बाद आपको कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर पता होना चाहिए कि वाटर एक सॉफ्ट वाटर से हार्ड वाटर में कैसे चेंज हो जाता है, तो कॉजेज़ का भी पता होना चाहिए। और ये कॉजेज़ जो होती हैं बच्चों ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी होती हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए हार्डनेस बच्चों 2 तरह की होती है, एक हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस होती है, दूसरी परमानेंट। तो दोनों की डेफिनेशंस आनी चाहिए आपको कि परमानेंट हार्डनेस क्या है और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से आइंस हैं, शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि वो कौन से आइंस हैं जिनकी वजह से वाटर हमारा क्या बनता है, हार्ड वाटर बनता है। तो इसके अलावा है जी आपके पास बच्चों इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। तो बच्चों डेफिनेशन पूछी होती है मोस्टली के वाटर सॉफ्टनिंग। तो हम कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हैं। तो बच्चों आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के भी आपकी बुक में 2 मेथड बताए गए हैं और परमानेंट को भी। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसका नाम क्लार्क मेथड है। ये शॉर्ट में मोस्टली पूछा होता है कि व्हाट इज़ क्लार्क मेथड, या क्लार्क मेथड के ज़रिए बच्चों हम लोग कैसे हार्डनेस को रिमूव करते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास परमानेंट हार्डनेस है बच्चों उसको भी रिमूव करने के 2 मेथड हैं, एक बाय वॉशिंग सोडा होती है और एक बाय यूजिंग द जियोलाइट या सोडियम जियोलाइट। तो बच्चों वॉशिंग सोडा के ज़रिए, सोडियम कार्बोनेट के ज़रिए हम कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और सोडियम जियोलाइट जो कि एक आयन एक्सचेंजर भी कहलाता है तो उसके ज़रिए कैसे होती है वो भी आपको पता होना चाहिए जी। इसके बाद है बच्चों आपके पास इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं इस हार्डनेस के, तो कोई से 2 एडवांटेज आपको डिसएडवांटेज आने चाहिए। इसी के अंदर बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा होता है कि बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए जी। इसके बाद आपके पास वाटर पोल्यूशन का टॉपिक आ जाता है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो वो आपको पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बाद जो हमारे पास बच्चों डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो वाटर पोल्यूशन का कैसे सबब बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स किस तरीके से बच्चों आपके वाटर को पल्यूट करती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद है जी लास्ट टॉपिक, सबसे पहले आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जी बताओ व्हाट आर वाटर बोर्न डिजीज़, पानी से फैलने वाली बीमारियां कौन सी हैं। नंबर 1 डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर 2 आपको एटलीस्ट कोई सी 4 बीमारियों के नाम हर वक्त याद होने चाहिए, और कोई सी 4 जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हों उनको आपने शॉर्ट के लिए भी याद रख लेना है, और कभी कभार बच्चों ये लॉन्ग में भी पूछा होता है तो आपको 4 बीमारियां पानी से फैलने वाली उनके नाम और उनको डिस्क्राइब करना भी, आपको एक्सप्लेन करना भी आता हो। एक लॉन्ग ये हो जाता है, दूसरा लॉन्ग आपका बच्चों ये हार्डनेस को रिमूव करने के मीन्स उनके मेथड या फिर उसकी जो कॉजेज़ हैं इनमें से पूछा होता है, ये वाला जो लॉन्ग है जी। लास्ट चैप्टर है जी हमारा ये
इसमें सिर्फ आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से याद करो। इन दोनों में भी सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों वो ये सॉल्वे प्रोसेस है, ये आपको आना चाहिए। अब इसमें जो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन है बच्चों, इसमें आपको 4-5 चीज़ें हैं जो डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, जिसमें मेटलर्जी की डेफिनेशंस है, ओर्स की डेफिनेशंस है, गेन की डेफिनेशन है बच्चों। इसके अलावा आपके पास जो मिनरल होता है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए जो मेथड यूज़ हो रहे हैं, बेस्मराइजेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एक इनके अंदर मेट नामी एक चीज़ यूज़ हो रही है, डेफिनेशन है, वो आपको हाईलाइट की होती है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिफाइनिंग जो है वो पता होनी चाहिए, और उसमें भी जो ब्लिस्टर कॉपर होती है आपको उसका भी पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई मेथड आपसे वो रोस्टिंग या स्मेल्टिंग के ऊपर नोट लिखने के लिए भी कभी कभार पूछ लेता है, अदरवाइज़ ज़्यादातर जो है उसका फोकस बच्चों सॉल्वे प्रोसेस के ऊपर होता है। तो सॉल्वे प्रोसेस में आपको सॉल्वे प्रोसेस में पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ को बनाने के लिए बच्चों यूज़ होता है, इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाते हैं, इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा रिकवर कैसे करते हैं, या इसमें जो अमोनिया गैस है उसको रिकवर कैसे करते हैं, या उसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही होती है। तो इसमें जो सारे टावर्स के बारे में बताया गया वो भी आपको आना चाहिए बच्चों। इसके अंदर आपको शॉर्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसकी जो डायग्राम है वो भी पता होनी चाहिए, वो भी पूछी जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन है जी प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। यूरिया बनाने के लिए आपको इसके रॉ मटेरियल का पता होना चाहिए, जो डिफरेंट स्टेप्स यूज़ हुए हैं जिनके अंदर हम लोग यूरिया कैसे बनाते हैं, वो डिफरेंट स्टेप्स के नेम आपको आने चाहिए। उसमें जो हम लोग जो अमोनिया गैस बनाते हैं बच्चों, जिस प्रोसेस हाबर प्रोसेस की मदद से, वो आपको बनानी आनी चाहिए। इसके बाद जो उसकी फ्लो शीट डायग्राम है वो भी आपको आनी चाहिए। एंड पे जो बच्चों आपके पास ये जो यूरिया होती है इसकी इम्पोर्टेंस है वो भी सारे पॉइंट्स आने चाहिए। कभी यूरिया की प्रिपरेशन लॉन्ग में आई होती है, तो कभी उसके इम्पोर्टेंस जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आई होती है। अब मैं एंड में आपको ये बताऊंगा, ये सारी जो सिचुएशन मैंने आपको इतनी मेहनत करके आपको बताई, आपने साथ साथ नोट भी करते रहे हो, आप भी थक गए हो, मैं भी थक गया हूँ बच्चों। याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि हम लोग पास हों, तो मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं, आप लोगों ने जस्ट जो डेफिनेशंस हैं आपकी बुक के अंदर आप वो याद कर लो और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ याद कर लो। उसके बाद बात करूँ तो बच्चों एमसीक्यूज़ आपके मोस्टली एक्सरसाइज के होंगे, उनको अच्छे से करो। बाकी अगर अंदर से एमसीक्यूज़ होंगे तो ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं या मैंने आपको बीच में कुछ एमसीक्यूज़ भी बताए हैं, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। आप करो, उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो के लिए हेल्पफुल साबित होगी। दुआ में याद रखिएगा। जी।